एक महल कभी भी बाहर से नहीं टूटता, बल्कि उसके अंदर की दरारें ही उसे गिरने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही कुछ आजकल भारतीय राजनीति में ही हो रहा है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया था, उसका पूरा खर्चा जॉर्ज सोरोस ने उठाया। सोनिया गांधी एक ऐसी संस्था का हिस्सा है जो कि भारत के खिलाफ ही रिपोर्ट रिलीज करता है और कश्मीर को अलग देश बताता है। जॉर्ज सोरोस यूएसए में खड़े होकर ये बोलता है कि मोदी एक डिक्टेटर है और उसे हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस ने खुद ये क्लेम किया है कि उसने $1 बिलियन मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए भारत भेजा। लेकिन ये जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस 1930 में बुदापेस्ट हंगरी में पैदा होता है। इसका असली नाम डॉर्ज था, लेकिन क्योंकि ये यहूदी परिवार से था और उस टाइम हंगरी में नाजियों का शासन था जो कि यहूदियों को मार रहे थे और वहां से भगा रहे थे, इसलिए जॉर्ज सोरोस ने अपना नाम डॉर्ज से जॉर्ज कर लिया ताकि लोगों को ये पता न चले कि वो एक यहूदी है। बाद में वो अमेरिका आ जाता है और अमेरिका आके बिजनेस करने लगता है। एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है क्योंकि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। वो शॉर्ट सेलिंग करता था। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई आदमी शॉर्ट सेलिंग करना चाहता है तो वो शेयर मार्केट को एनालाइज करता है। वो देखता है कि कौन से शेयर हैं जो अगले कुछ दिन में गिरने वाले, तो वो उस आदमी के पास जाता है जिनके पास वो शेयर्स होते हैं और उन्हें वो ये कहता है कि कुछ दिन के लिए वो शेयर को उधार में दे दे। बाद में उतने ही शेयर उन लोगों को वापस कर देगा और कभी कभी उसका फीस भी वो पे करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब वो शेयर लेते हैं। मान लीजिए मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले जिनके पास शेयर है उनसे उधार में ले आऊँगा। उसके बाद करंट रेट जो शेयर का चल रहा होगा उसमें मैं उसे बेच दूंगा। मान लीजिए करंट रेट 100 रुपये चल रहा है तो मैं 100 रुपये में उसे बेच दूंगा। उसके बाद मैं इंतज़ार करूंगा कि कब उस शेयर का रेट गिरेगा और जैसे ही उस शेयर का रेट गिर जाएगा मैं उन शेयर को वापस खरीद लूंगा। मान लीजिए उन शेयर का रेट गिर कर 60 रुपये हो, अब उन शेयर को मैं 60 रुपये में वापस खरीद लूंगा और इन खरीदे हुए शेयर को जिनके शेयर थे उन्हें वापस कर दूंगा। इस बीच में 40 रुपये का फायदा होता है क्योंकि उसे मैंने 100 रुपये में बेच दिया था और शेयर का रेट गिरने के बाद 60 रुपये में वापस खरीदा और उन दोनों की डिफरेंस होता है 40 रुपये और ये 40 रुपये मेरे जेब में आ जाता है। ऐसा ही काम जॉर्ज सोरोस करता है और इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस शॉर्ट सेलिंग के अलावा एक और चीज करता है, वो कंफर्म करता है कि जिन शेयर को उसने बेचा है उसका रेट गिरे ही गिरे। इसके लिए वो कुछ रिपोर्ट रिलीज करवाता है, कुछ ऐसे ह्यूमर्स फैलाता है जिससे उस शेयर का रेट गिर जाए। और ऐसा ही उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए किया था, इसलिए आज भी उसे लोग कहते हैं द पर्सन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड के रेट गिरने के बाद $1 बिलियन उसने फायदा कमाया था। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जॉर्ज सोरोस कितना बड़ा आदमी है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन उसने एक संस्था खोली जिसका नाम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन अलग अलग देश में जाता है, वहाँ शिक्षा का क्या हाल है, वहाँ पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं तो उन गरीबी को ऊपर उठाना चाहिए, उनकी जो भी जीवन है उसको अच्छे से अच्छा करना चाहिए, इसके लिए पैसा लगाता है और ऐसे बहुत सारे अच्छे कामों में अपना पैसा लगाता है इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू। लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन अलग अलग देश में लोगों के जीवन को सुधारने में मदद तो करती है, लेकिन जॉर्ज सोरोस को लोग अमेरिका के डीप स्टेट का आदमी समझते हैं। लेकिन डीप स्टेट का एक मेंबर होना क्यों गलत है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो अलग अलग देश में जाता है, वहाँ एनालाइज करता है कि उसके प्रॉफिट वाली सरकार है कि नहीं। अगर उसके फायदे वाली सरकार नहीं होगी उस देश में तो उस सरकार को गिराकर कोई दूसरा सरकार बनाने में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और भी ऐसी फाउंडेशन का मदद लेकर वहां पर की सरकार को गिराया जाता है और नया सरकार बनाया जाता है। और इसका एकदम जीता जागता एकदम ताजा उदाहरण आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती को गिराकर यूनेस्को नया प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस का इनसे क्या कनेक्शन है? एक संस्था है जिसका नाम है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसको दो लोग फंड करते हैं, एक तो यूएस गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट फंड करती है, दूसरा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड करती है जो कि जॉर्ज सोरोस का है। लेकिन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का फंड करना, यूएस का फंड करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का, इसका भारत का और कांग्रेस से क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बता दूं, OCCRP एक ऐसी संस्था है जो एंटी इंडिया रिपोर्टिंग करती है, एंटी इंडिया
डॉक्यूमेंट्री रिलीज करती है और यहीं से हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी अडानी के खिलाफ आया था, जिससे उसकी शेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी। लेकिन अब इसका कांग्रेस से क्या कनेक्शन है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो OCCRP है, ये जो भी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो भी डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करती है, उसे आंख मूंद कर कांग्रेस इंडिया का मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। और यहीं से राहुल गांधी अडानी और मोदी को दोस्त बताने लग गए थे। लेकिन ये चीज राजनीति में हमेशा से होती है कि जो अपोजिशन है वो करंट गवर्नमेंट पर आरोप लगाती है ताकि वो अगली बार गवर्नमेंट में आ सके। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक और संस्था है जिसका नाम है FDLAP, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर फॉर एशिया पैसिफिक। ये भी एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री रिलीज करता है और इसको फंड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और US गवर्नमेंट करती है। और ये एंटी इंडिया इस तरह से करता है कि ये कश्मीर को अलग देश बताता है और कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे पर सिर्फ पाकिस्तान के लीडरों का इंटरव्यू करता है, उसी को डॉक्यूमेंट्री के थ्रू और रिपोर्टिंग के थ्रू पब्लिश करता है। लेकिन इसका कांग्रेस से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है, जो सोनिया गांधी है वो इस फाउंडेशन के 4 बोर्ड मेंबर में से एक है और ये फाउंडेशन एंटी इंडिया काम करता है। इसके उदाहरण में मैं बता देता हूँ। 5 फरवरी 2022 को इंडिया का पार्लियामेंट्री सीजन स्टार्ट होने वाला था। उससे जस्ट 2 दिन पहले ही फार्मर रिपोर्ट रिलीज कर देती है ये संस्था। इसके बाद जुलाई में पार्लियामेंट का मानसून सत्र आता है, उसके जस्ट 2 दिन पहले ही पेगासस रिपोर्ट रिलीज हो जाती है। इसके बाद जनवरी 2023 में बजट सत्र था और उसके जस्ट 1 दिन पहले ही BBC डॉक्यूमेंट रिलीज की जाती है। इसके बाद जनवरी पार्लियामेंट्री सीजन था और उसी टाइम हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी रिलीज की जाती है। इसके बाद पार्लियामेंट्री का मानसून सत्र चालू होता है जुलाई में और उसी टाइम 4-5 महीने पुराने मणिपुर दंगों का डॉक्यूमेंट्री इन संस्थाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके बाद जनवरी 2024 में जब इंडिया में चुनाव चरम पर था, उस समय वैक्सीन पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाती है। 2 साल पुराने कोरोना वैक्सीन पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाती है और इंडियन गवर्नमेंट को उस मामले पर घेरा जाता है। बार बार एक ही चीज का रिपीट होना, जैसे पार्लियामेंट्री सीजन आ रहा है उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज करो और इंडिया में उथल पुथल मचाओ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया काम है। अब आपको ये भी पता चल गया कि OCCRP से कांग्रेस कैसे जुड़ी हुई है और FDLAP से भी कांग्रेस किस तरह से बोर्ड मेंबर के थ्रू ही जुड़ी हुई। लेकिन अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट सबूत देने वाला हूँ जिससे ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उसमें जॉर्ज सोरस का पैसा लगा था या नहीं। राहुल गांधी के साथ ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जो उनके साथ साथ चल रहा है, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जैसे कि मैंने बताया, जॉर्ज सोरस का खुद का अपना फाउंडेशन है। तो सोचिए इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट को भारत जोड़ो यात्रा से क्या लेना देना है और वो राहुल गांधी के साथ क्यों भारत जोड़ो यात्रा के साथ घूम रहे हैं। यहाँ तक कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के मालिक यानी कि जॉर्ज सोरोस USA में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि मोदी एक डिक्टेटर है और वो डेवॉस में ये कहते हैं कि मोदी कश्मीर के लोगों को मार रहे हैं, वहाँ के मुस्लिम को मार रहे हैं। उसके बाद वो म्यूनिक आते हैं और वहाँ जाकर वो ये कहते हैं कि मोदी और अडानी भाई भाई हैं, एक दूसरे को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कांग्रेस सच में करप्ट है या सिर्फ अपनी राजनीति के लिए वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती है? वो जैसा भी है, आपको गलत लगता है या सही, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।